हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये कक्षाएं यूपी टेट और सुपर टेट के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से चल रही है। तो इससे पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा, उसकी उत्पत्ति एवं उसके प्रमुख अंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी भाषा की विकास क्रम क्या है, कैसे उसका विकास की प्रक्रिया थी, उसके बाद उसका संवैधानिक प्रावधान क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर ढंग से हम लोगों ने पढ़ा था और समझा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्याकरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं व्याकरण क्या होता है। तो यहाँ व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि विच्छेद इसका होता है विधन आधन करण। कभी कभी ये सवाल सीधे पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आप इसे जो है बहुत ध्यान से देखिए, ठीक। और इसका व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो व्याकरण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भली भांति समझना, भली भांति समझना। बस इसके बारे में हम लोग इतना ही जानेंगे। कारण ये है कि व्याकरण का अर्थ होता है कि भली भांति समझना, अर्थात आप कह सकते हैं जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों को निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से व्याकरण की परिभाषा निकल कर आ गई, ठीक। अब व्याकरण के बाद बात आती है कि व्याकरण के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वर्णमाला है। हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला से। तो वर्णमाला, तो बात अगर की जाए कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला उच्चारण वर्गों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से वर्ण क्या होते हैं, वर्ण स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं वर्ण, स्वतंत्र होते हैं। वर्णों को लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और बोला भी जा सकता है। वर्णों को पढ़ा, लिखा एवं देखा जा सकता है, ठीक। वर्ण स्वतंत्र होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को पढ़ा, लिखा एवं देखा जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से ये हम देख लिए। वर्णमाला के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं, दो भेद कौन कौन से। पहला है स्वर और दूसरा है क्या, व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन। अब भाई आपको पता ही है कि वर्णमाला में के दो भेद स्वर और व्यंजन होते हैं। ये दोनों स्वर और व्यंजन मिलकर कुल कितने वर्ण हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं। इसका कैटेगराइज हम करेंगे आगे चलकर, लेकिन हम एक एक चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो अब आज इसके अंतर्गत हम वर्णमाला में इसके जो दो भेद हैं स्वर और व्यंजन, उन स्वरों और व्यंजनों के अंतर्गत आज हम स्वर वर्णों को देखेंगे कि स्वर वर्ण के परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। इस तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर वर्ण।
स्वर वर्ण। अब अगर स्वर वर्णों की बात की जाए तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, 11 होते हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें तो ये जो स्वर वर्ण होते हैं, ये स्वर वर्ण कैसे होते हैं, तो ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण कैसे होते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक। अब अगर हम स्वर वर्णों की बात करें तो मुख्य रूप से स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाए तो एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या होता है, दीर्घ स्वर। और एक तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है आपका क्या, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब आपको पता ही है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा, तो अरे सॉरी, अ, ई, उ और री, ये चारों के चारों क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। ठीक। उसके बाद दीर्घ स्वर की बात आती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से हैं, तो ये जो दीर्घ स्वर हैं, ये आ और बड़ी ई और बड़ा ओ, ये 3 दीर्घ स्वर हैं। अभी कंफ्यूजन ना होना, हम आपको अभी बताते हैं। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, अर्थात वो किसी 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए किससे मिलकर बना है, तो अ और ई से मिलकर ए बना है। अय किससे मिलके बना है, अ और ए से मिलके। ठीक। अब ओ की बात आता है, अधन उ से मिलकर ये बना है। ठीक। औ की बात आती है, औ किससे बना है, तो अधन ओ से मिलकर। ठीक। इस तरीके से जो स्वरों की संख्या होगी क्या होगी, 11 है। तो 4 ह्रस्व स्वर हो गए, आप देख ही रहे हैं, 3 दीर्घ स्वर हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं। दूसरे तरीके से आप ये भी दे सकते हैं कि इन दोनों के मिला के आप दीर्घ स्वरों के अंतर्गत 7 देख सकते हैं। इस तरीके से ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7। इस तरीके से भी अगर हम ज़्यादा डिफाइन इसलिए कर दिए हैं कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या अगर स्पेशली पूछा जाएगा तो आपको 3 ही लगाना है। संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 4 लगाना है। संयुक्त स्वरों की पहचान भी क्या है, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक। संयुक्त स्वर बने कैसे हैं तो उसका भी आपको सामने हमने बता दिया। तो इस तरीके से 7 और 4 11 हो गए। अब बात आती है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक। तो मात्रा के आधार पर कौन सा होता है, एक मात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। क्या है, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो वही ह्रस्व होते हैं, अ, ई, उ और री। द्विमात्रिक में क्या होता है, तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और
त्रैमात्रिक में क्या होता है, इसका जो चिन्ह होता है इस तीन की तरह बनता है। जैसे क्या, ओम, राम, ठीक, हे, ये सब क्या है, ये सब त्रैमात्रिक हैं, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भी कहते हैं। त्रैमात्रिक को क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। तो अब बात इतनी यहाँ से ही खत्म नहीं हो गई। अब आया आपके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बढ़ाने वाला और सबसे जो है प्रमुख चीज़ है। तो प्रमुख चीज़ क्या है, प्रमुख चीज़ का मतलब ये है कि कुछ अन्य विशिष्ट विद्वानों के अनुसार स्वरों के जो भेद बताए गए हैं वो 4 भेद बताए गए हैं। तो उन चारों भेदों को आइए हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कौन कौन से हैं। उनका जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अक्सर वो छूट जाते हैं। और इस बार जो KVS का एग्ज़ाम दिया होगा, TGT का, और विभागीय परीक्षा जो हुई थी उसकी LDCE, उसमें जो है उसी दोनों को पूछ लिया गया। अब तो भाई उसको जो नहीं पढ़ा था तो उसने तो गलत कराया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या बनेगी, हेडिंग बनेगी कि कुछ अन्य विशिष्ट विद्वानों के अनुसार स्वरों के भेद, ठीक। अब इतनी बात हम लोग देखते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। हम पूरा एक फ्लो चार्ट एक बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते। तो पहला क्या होगा, पहला हमारा जो होगा फ्लो चार्ट बनाइए, आप भी बनाइए अपनी नोट्स में पूरा एक फ्लो चार्ट बनाइए। तो फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो क्या होगा, पहला उत्पत्ति के आधार पर, क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर भी कितने तरीके के हैं स्वरों के भेद, 2 तरीके के। कौन कौन से, एक मूल स्वर, उत्पत्ति के आधार पर भी 2 हैं। कौन सा, एक है मूल स्वर और दूसरा कौन सा है, संधि स्वर। संधि स्वर। अब बात आती है कि संधि स्वर के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से, संधि स्वर में दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आप जानते ही हैं, और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता ही है, अ, ई, उ और री, ठीक। दीर्घ स्वर कौन से हैं संधि स्वर के अंतर्गत, तो दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, अभी ही आपको बताए हैं कुछ समय पहले, क्या है, ए, ऐ, ओ और अ। तो एक तरीके का जो विभाजन हुआ ये हुआ। अब दूसरा विभाजन की बात करते हैं, क्या है, तो दूसरा विभाजन जो होगा क्या होगा, आइए उसको भी देखते हैं। उच्चारण के कालमान के आधार पर, उच्चारण के कालमान के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लीजिएगा आप लोग।
क्योंकि अब थोड़ा सा लीक से भी हटकर सवाल पूछे जा रहे हैं। चीज़ें वही हैं, बस उनको थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जा रहा है। उच्चारण या काल मान के आधार पर कितने भेद हैं इसके? इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? तो लघु स्वर, इसी को क्या कह सकते हैं? ह्रस्व या लघु स्वर। ठीक। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा जो होगा गुरु या दीर्घ स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक। तो इस तरीके से ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो तो आपको 4 है, आपको पता ही है कौन कौन से। अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और अ। जो एलडीसी परीक्षा में पूछा गया था वो यही पूछा गया था। उच्चारण के कालमान के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद नहीं पूछा था, उच्चारण के कालमान के आधार पर स्वरों के भेद हैं। ऑप्शन में दे दिया गया था ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, और इधर दे दिया था फिर दूसरे ऑप्शन में दे दिया था मूल स्वर या संधि स्वर, तीसरे में दे दिया था सजाती या विजाती स्वर, इस तरीके से। तो अब जो तीसरा है उसको देखते हैं। तीसरा क्या है? तो जाति के आधार पर। तीसरा क्या है? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर। अब जाति के आधार पर क्या होगा? जाति के आधार पर होंगे दो भेद। कौन कौन से? एक होगा सजाती, क्या होगा? एक होगा सजाती, दूसरा क्या होगा? विजाती। विजाती। सजाती को क्या कहेंगे? सवर्ण। सवर्ण का मतलब ही क्या होता है? समान वर्ण। आपको पता है सवर्ण मतलब समान वर्ण। विजाति का मतलब क्या होता है? असमान वर्ण। असमान वर्ण या असमान स्वर। सजाती स्वर और विजातीय स्वर। या सवर्ण स्वर या असवर्ण। ठीक। असमान की जगह कर सकते हैं असवर्ण। असवर्ण। तो अब ये समान सवर्ण और असवर्ण कौन कौन से होते हैं? अब मान लीजिए जैसे अ है, ई है, उ है और क्या है? री है। तो ये क्या है? मूल स्वर है। इन्हीं की सहायता से क्या बनता है? आ बनता है। इन्हीं के समान क्या होता है? बड़ी ई होती है। इन्हीं के समान क्या होता है? बड़ा उ होता है। तो ये कैसे स्वर्ण है? ये समान स्वर्ण है। ठीक। असवर्ण क्या है? अर्थात विजातीय स्वर्ण क्या है? ए हो गया। ये कैसे बना? आपको बताया ही है अभी। अधन ई से मिलकर बना है। फिर उसके बाद अ की बात आती है तो अधन ए से मिलकर ये बना है। तो ये क्या है? ये अस्वर्ण हो गए हैं। यही क्या है? संयुक्त स्वर है। और जो संयुक्त स्वर है वही क्या है? विजातीय स्वर है या अस्वर्ण स्वर है। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा क्या है? ओ हो गया। तो ओ किससे मिलके बना है? तो अधन उ से मिलके बना है। औ फिर आ गया। औ किससे मिलके बना है? अधन ओ से मिलके बना है। ठीक। तो ये हो गए 3। अब बात आती है चौथे की। चौथा कौन सा है? उच्चारण के आधार पर।
उच्चारण के आधार पर। अब आपके अंदर कंफ्यूजन कहाँ होगा? उच्चारण के कालमान के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। अब समझने के और ध्यान देने की बात यही है। और जो LDC परीक्षा में पूछा गया था, दोनों को पूछा गया था। एक सवाल पहले पूछ लिया गया था, दूसरा 8-10 सवालों के बाद पूछ लिया गया था। तो वहाँ पर पूछा गया था यही कि उच्चारण के कालमान के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर ये ऑप्शन थे, ऑप्शन इन्हीं चारों में से थे। फिर दूसरा जब सवाल पूछा गया कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से हैं, तो 2 भेद हैं इसके भी। कौन कौन से? एक है अनुनासिक, अनुनासिक, और दूसरा क्या है? निरनुनासिक, निरनुनासिक। ठीक। अनुनासिक और निरनुनासिक का क्या मतलब होता है? अनुनासिक का मतलब है जिसको नाक की सहायता से बोला जाए, जैसे आंगन, चांद, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? ऐसे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अनुनासिक स्वर हो गए, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वरों के ऊपर क्या लगी रहेगी? चंद्र बिंदी लगी रहेगी। जैसे अंगना, अंगना होता है ना, आंगन भी होता है। ई, बड़ी ई, तो यहाँ पर बिंदी लगी रहती है। फिर उसी तरीके से ऊ, बड़ा ऊ। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके पूरा औ तक क्या होगा? सब पे जो है यहाँ क्या होगा? अनुनासिक का चिन्ह लगा रहेगा। निरनुनासिक का क्या मतलब होता है? निर्धन अनुनासिक, अर्थात अनुनासिका, अनुनासिक रहित, नासिका रहित, नासिका से रहित। अर्थात यहाँ पर जो निरनुनासिक स्वर होगा वो क्या होगा? अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्वरों का पूरा विभाजन किस तरीके से हुआ। अन्य विद्वानों के अनुसार स्वरों के भेद कितने बन गए? तो 4 बन गए। एक ये पहला आपका बन गया, उसके बाद फिर ये आपका दूसरा है, 2, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले में क्या बताया गया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। तो मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वरों के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, वो आप में कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। संधि स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद आती है बात दूसरे नंबर पर उच्चारण के कालमान के आधार पर। इसमें आता है हर्ष या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं? ये सामने आपके ये। फिर आता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर कौन कौन से हैं? सजातीय स्वर्ण, सजातीय स्वर या स्वर्ण, विजातीय स्वर या असवर्ण। सजातीय स्वर्ण का मतलब है जो अ से मिलकर बनता है। अधन, अ बराबर आ, अ से आ का जो है समान स्वर होते हैं। ठीक ठीक, और ये असमान होते हैं। उसके बाद फिर उच्चारण के आधार पर अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। तो इस तरीके से हमारा पूरा स्वरों का विभाजन और स्वरों का भेद और स्वरों की जो पूरी व्याख्या थी वो कंप्लीट हुई। अब यहाँ से बाहर एक भी सवाल आपके नहीं जाएंगे, आप पूरे सवालों को सही कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पूरा चार्ट बना लीजिए ये, और इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट का काम ना करिए, आप अपने हाथ से खुद लिखिए, आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में इसी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे व्यंजन वर्णों के साथ, कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या क्या उसके भेद हैं। ठीक।